नमस्कार आप सभी को वर्चुअल क्लास एग्रीकल्चर के में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप लोग एग्रीकल्चर की क्लासेस में जो बताया जा रहा है उसको बराबर देख रहे हो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा इस प्रयास में रहता हूँ कि आपको जो भी बताया जाए उसका रेगुलरली आप रिकैप के साथ उसको पढ़ लें और देख लें ताकि आपके लिए सारी चीज़ें आसान बनती जाए। हम 5वें टॉपिक के अंतिम बिंदु पे आ गए हैं। अंतिम बिंदु यानी कि डी और ए में आपने पढ़ा था, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ड्राई फार्मिंग क्या था? ड्राई फार्मिंग क्या है, सिद्धांत क्या है, महत्व क्या है और प्रोसेसेस क्या है। बी में पढ़ा था आपने क्रॉप रोटेशन, वही बात जो हमने ए में कही है वही आपने इसमें पढ़ी। क्या क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन क्या है, क्यों किया जाता है, महत्व, उद्देश्य और इसके प्रिंसिपल्स। तीसरी बात आपने पढ़ी वो थी मिक्स्ड फार्मिंग। और चौथी बात जो आपको आज बताई जा रही है वो है लैंड रिफॉर्मिंग। इन 4 बिंदुओं से हमारा ये चैप्टर 5वां बना हुआ है। ये 4 चीजें आपको उसमें पढ़नी है। पहली आपको विस्तार से बता दी, दूसरी बता दी, तीसरी बता दी, चौथी आज लैंड रिफॉर्मिंग। हम शस्य प्रबंधन में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जब तक हमारी भूमि बीज लेने के लिए या बीज को प्रशय देने के लिए, उगने के लिए अनुकूल नहीं होगी तो आप वहां पे कुछ भी कर रहे हो वो आपको तब तक सफल नहीं होगा। भू परिष्करण से क्या अभिप्राय है? भू परिष्करण का मतलब होता है भूमि का सुधार। भू परिष्करण, भूमि का सुधार। अब भूमि जैसी है उस भूमि को आप इस प्रकार से तैयार करें कि उसमें आसानी से जो हम फसल ले रहे हैं वो ली जा सके, बीज आसानी से उग सके, मिट्टी उसकी पोली हो सके, मिट्टी उसकी भुरभुरी हो सके, मिट्टी जो है उसमें वपन बन सके, वातन योग्य हो सके। ये सारी क्रियाएं जो की जाती है भूमि को क्रॉप के योग्य बनाना है ना, आपको हम पढ़ने के योग्य बना रहे हैं। आपको हम इस प्रकार की चीज़ें बता रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें समझा रहे हैं कि आप आसानी से हमारी बात को समझें। और ये चैप्टर हम आपके लिए इतना इजी बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ घुस जाए। इसी तरह से आप मिट्टी को भी ऐसा इस योग्य बनाएं, इस काबिल बनाएं कि उसके अंदर जो बीज बोया जा रहा है, जो क्रॉप ली जा रही है वो आसानी से उसमें पनप सके। ये क्रिया कहलाती है भू परिष्करण। भू परिष्करण के बहुत सारे लाभ भी हैं। केवल इसलिए नहीं कि हमने केवल एक चीज ही देखनी है कि मिट्टी के अंदर भू परिष्करण करके वैसी कृषि क्रियाएं अपना करके हम मिट्टी को इस योग्य बनाएं कि उसके अंदर आसानी से फसल ली जा सके। ऐसा भी नहीं है, इसके कुछ उद्देश्य भी हैं अन्यंत्र। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बोली है। इस डेफिनेशन को समझने के साथ आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है कि इसके उपयोग क्या है, महत्व क्या है। तो सबसे पहली मैंने हर चीज आपको पढ़ाई है और आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या है ये। जैसे आपने ड्राई फार्मिंग लिखा, शुष्क खेती लिखा, शुष्क खेती से क्या अभिप्राय है। जैसे आपने शस्य आवर्तन लिखा, फसल चक्र लिखा, क्रॉप रोटेशन लिखा, इससे क्या अभिप्राय, ये किसे कहेंगे, मिश्रित खेती किसे कहेंगे। इसी तरह से
भू परिष्करण किसे कहेंगे, हम इसकी अभिप्राय और परिभाषा को जानने के बाद में सेकंड है वो है इसका उद्देश्य या इसका महत्व, ये क्यों किया जाता है। एक चीज तो आपने देख ली, ये है व्हाट और ये सेकंड है व्हाई। मैं हमेशा कब क्यों कहाँ में चलता हूँ और कब क्यों कहाँ में ही चलना चाहिए। स्टूडेंट को हमेशा साइंस का हो, स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो या अप्लाइड साइंस, दिस इज एग्रीकल्चर इज अप्लाइड साइंस, आपको हमेशा इस चीज के अंदर ध्यान देना चाहिए कि ये क्यों, वाई, व्हाट, हाउ, हु, ये इन चीजों का यदि आपके पास जवाब है तो आपके कंसेप्ट क्लियर है। फंडाज यदि आपके क्लियर हैं तो आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या है, परिभाषा के अंदर उद्देश्य छुपे हुए हैं। एक हमने परिभाषा दी, उसको सामान्य रूप से मोटे तौर पे हम ये कहें कि भूमि की दशाओं में सुधार लाने की क्रिया भू परिष्करण कहलाती है, इतना कह सकते हैं। यदि आप परिभाषा करनी चाहते हैं तो जो मैंने कही उस परिभाषा को छोटा करके आप कह सकते हो कि भूमि की दशाओं में सुधार करके उसे वपन योग्य बनाना मृदा परिष्करण कहलाता है, भू परिष्करण कहलाता है, लैंड रिफॉर्मिंग कहलाता है। अब हम एक एक करके देखें कि वाई दिस लैंड रिफॉर्मिंग इज असेंशियल फॉर ए फार्मर, फॉर ए कल्टीवेटर। कृषि क्रियाओं में ये क्यों जरूरी है। पहला लिखता हूं मैं, खरपतवार को नष्ट करना। देखिए, यदि हम खेत के अंदर चलाते हैं हैरो, हल, कल्टीवेटर, उससे उसके अंदर उग रही खरपतवार है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसको हम हटाने का काम करते हैं। खरपतवार को नष्ट करना यह बहुत ही जरूरी है, ठीक है। खरपतवार को नष्ट करना, वह अवांछित फसलें हैं जिसका हमारे, ये यदि खरपतवार बनी रहेगी तो हम जिस फसल को उगा रहे हैं उसमें अवरोध पैदा करेगी, उसकी जो पोषक तत्व हैं, उसकी जो जल है, उसकी जो स्थान है, वो सबको घेर रही है। हम चाह रहे हैं कि हम खरपतवार को नष्ट करें। मैंने बताया भूमि सुधार करने के तरीके हैं, ये भूमि सुधार करने के प्रकार भी हैं। पहले मैं आपको प्रकार बता दूं तो मेरे ध्यान से बहुत आसान हो जाएगा, है ना। भू परिष्करण 1731 में इसको ध्यान दिया गया भू परिष्करण पर। भू परिष्करण दो प्रकार का होता है, टाइप, प्रकार कर लेते हैं पहले, या टाइप्स। ये प्राथमिक भू परिष्करण, एंड दूसरा है द्वितीयक भू परिष्करण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें मुख्य रूप से, मोटे रूप से जो आपको बात समझनी है कि बीज उगाने से पूर्व, बीज बोने से पूर्व, बीज बोने से पूर्व किए जाने वाले सुधार, किए जाने वाले सुधार या किए जाने वाली कृषि क्रियाएं या कृषि क्रिया, ये आप ली जाएगी प्राइमरी लैंड रिफॉर्म्स में। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, इसके अंदर होगा जुताई, इसके अंदर क्या होगा, हल चलाना, इसके अंदर क्या होगा, भूमि समतल करना, इसके अंदर क्या होगा, ढेले तोड़ना, इसके अंदर क्या होगा, मेड़बंदी, इसके अंदर क्या होगा, हैरो चलाना, इसके अंदर क्या होगा, मिट्टी को भुरभुरी बनाना।
ये सारी क्रियाएं आपको बीज बोने से पहले करनी है। ये सारी क्रियाएं बीज बोने से पहले की जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी लैंड रिफॉर्म। मैं आपको बताया, आप जुताई करेंगे खरपतवार नष्ट होगी ना, आप हल चलाएंगे खरपतवार नष्ट होगी, आप भूमि को समतल भी कर रहे हैं किसी तरह से कर रहे हैं तो खरपतवार यदि है तो वो नष्ट हो जाएगी। ढेले तोड़ रहे हैं या मेड़बंदी कर रहे हैं या मिट्टी को भुरभुरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बीज को बोने से पहले जो कृषि क्रियाएं कर रहे हैं, भूमि का समतलीकरण कर रहे हैं, भूमि की लेवलिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर यदि भूमि के ऊपर आच्छादन के रूप में खरपतवार है तो वो खरपतवार ऐसा करने से ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगी। एक उद्देश्य ये है। इसको खरपतवार को नष्ट करने को समझाने के लिए मेरे को आपको ये कहना पड़ा। द्वितीयक भू परिष्करण, इसको हम सेकेंडरी लैंड रिफॉर्म बोलते हैं। और सेकेंडरी लैंड रिफॉर्म में क्या होगा, बीज के बोने तथा उसके बाद होने वाली भूमि सुधार की दशाएं, ये कहलाएगी सेकेंडरी लैंड रिफॉर्म। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा खरपतवार तोड़ना, खरपतवार उन्मूलन, इसमें भी ये है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर निराई गुड़ाई, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मिट्टी चढ़ाना, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पौधों को सीधा करना, स्कैटिंग। इसके अंदर क्या होगा, अधिक पौधे हैं तो घटाना, अधिक पौधों को कम करना, दूरी सही करने के लिए, यानी कि आपको पी से पी की दूरी सही करनी है। और बाय द वे एल टू एल भी में आपको कोई प्रॉब्लम है, इसके बीच के अंदर कोई अवांछित फसल है उसको भी हटाना है, अवांछित पौधा है तो उसको भी हटाना है। इसके बाद में खाद और उर्वरक मिलाना, ये इधर भी है। खाद उर्वरक कभी कभी हम जो इधर भी मिलाते हैं, और खाद उर्वरक यहां भी देना है, बाद में दिया जा सकता है। एक ऐसी चीज है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आती है, वो है खाद और उर्वरक देना। हम लोग जब प्राथमिक भू परिष्करण करते हैं तो गोबर की खाद है या एनपीके है, उसको मिट्टी में डालते हैं, जिप्सम वगैरह डालते हैं। बीज को उगाने के बाद भी जो एनपीके वगैरह दिया जाता है, तो ये भू परिष्करण दोनों प्रकार का है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। खाद उर्वरक मिलाना ये भी आता है, सिंचाई करना, ये भी हल्की सी सिंचाई इधर भी करते हैं अपन। उसके बाद में पौध संरक्षण, इसके अंदर दवाइयां वगैरह देना। यह जैसे आप प्राथमिक भू परिष्करण कर रहे हो तो दीमक वाली दवाई यहां भी काम में ले सकती है। दीमक उन्मूलन की जो दवा है वो आप प्राथमिक भू परिष्करण में दे सकते हैं। ये पौध परीक्षण में जब आपको इस प्रकार का लक्षण दिखाई दे, किस प्रकार का, कि पौधे में किसी प्रकार का रोग है, तो हम इसको सेकेंडरी लैंड रिफॉर्म में लेते हैं। उसके बाद में लास्ट चीजें हैं जो इसकी है कटाई और मिलिंग वगैरह है। ये कटाई वगैरह, कटाई है या खुदाई है, ये सारे के सारे सेकेंडरी रिफॉर्म्स हैं। ये नॉर्मल चीजें किसान करता है, और हम इन चीजों को करने के साथ साथ मृदा की उर्वरकता को भी, या मृदा की जो दशा है भौतिक, रासायनिक और जैविक, इसमें सुधार कर रहे हैं।
भौतिक दशा में क्या सुधार हो रहा है, इसको वपन योग बनाते हैं तो वायु संचार बढ़ता है, वातन इसका बढ़ता है। रासायनिक में क्या हो रहा है, ह्यूमस, मिट्टी को आप भुरभुरी कर रहे हैं, जल धारण क्षमता बढ़ रही है, क्षेत्र धारण क्षमता, ये सब इसमें आएगा। आपने मिट्टी को भुरभुरा, मैंने कहीं लिखा था, ये रहा, तो इससे क्या होगा, इससे इसकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी, इसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, और जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, पानी मृदा में ज्यादा समय, मृदा पानी को रोके रखेगी ज्यादा समय से, मतलब यह है मृदा उसको बहने नहीं देगी या मृदा उसको नीचे जाने नहीं देगी। और इसके साथ साथ हम एक चीज और भी देखते हैं, यदि किसी प्रकार से इसमें पानी ज्यादा है तो पानी के निकास की व्यवस्था भी आएगी। इसके लिए नालियां बनाना, यह भी प्राथमिक भूपरिष्करण में ही आएगा। पानी के निकास के लिए नालियां बनाना, क्यारियां बनाना, यह भी प्राथमिक भूपरिष्करण में आएगा। पौधरोपण, यह भी प्राथमिक भूपरिष्करण में आएगा। बहुत सारी क्रियाएं हैं, ये एक एक करके मैं आपको दिखाया जा रहा हूं। ठीक है, मेरे ध्यान से, प्राथमिक और द्वितीयक भूपरिष्करण। अब इसके लिए अलग अलग यंत्र हैं, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, यंत्रों की बात करेंगे। अब वापस मैं आ जाता हूं यहां पे कि भूपरिष्करण, जो प्राथमिक भूपरिष्करण था या द्वितीयक भूपरिष्करण था, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाएं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको करने के हमारे को क्या लाभ है। पहला लाभ तो मैंने यहां लिख दिया है कि इससे खरपतवार नष्ट हो जाती है, अवांछित फसल जो थी वो सारी सारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा लिख रहे हैं अवमृदा, नीचे वाली मृदा की कठोर परत को तोड़ना। अब आप जुताई करते हैं तो जुताई के दौरान जो भी आप खुरपी, मतलब हल चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, यदि वो न चला करके छोटे आप यंत्र काम में लेते हैं, खुरपी लेते हैं या केई लेते हैं, कुदाल लेते हैं, इससे हम अवमृदा, नीचे वाली मृदा है जो कठोर है, तो नीचे पानी नहीं जा पा रहा है, पानी रुक रहा है, तो उस अवमृदा की कठोर परत को यदि हम हटा दें सॉरी, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी पोली हो जाएगी, तो उसमें पानी जो है, उसके जो अंदर रंध्र अवकाश है, उसके अंदर पानी बना रहेगा, पौधे को पानी आसानी से उपलब्ध होगा। तो ये मिट्टी की कठोर परत को हटाने का कार्य, जैसे मैंने आपको कहा जुताई, हम गहरी जुताई करते हैं या हम हल चलाते हैं या हैरो चलाते हैं, इससे अवमृदा की कठोर परत जो होती है वो उखड़ जाती है। इसका क्या महत्व है, खड़ी फसल में अंतरासस्यन के लिए मैंने बताया, अंतरासस्यन में निराई गुड़ाई आती है। अंतरासस्यन में पौधे के बीच की दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच के अंदर कोई अवांछित वनस्पति उग गई है तो उसको हम हटाते हैं। तो ये खड़ी फसल में अंतरासस्यन की क्रियाएं भी करते हैं हम लोग। खड़ी फसल में पानी नहीं रहे, निराई गुड़ाई में आसानी रहे, इसके लिए नालियां भी बनाने का कार्य भी होता है। पानी के निकास के लिए मेड़ भी बनाई जाती है, आपने सिंचाई में देखा था, कुंड भी बनाते हैं हम लोग। तो ये अंतरासस्यन की बहुत सारी क्रियाएं, मिट्टी चढ़ाने का काम है, पौधे को सीधा करने का काम है, ये सारी सारी अंतरासस्यन क्रियाएं में आएगी। निराई गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना, पौधे को सीधा करना और अधिक पौधों को कम करना, ये सारा सारा किसमें आएगा, अंतरासस्यन में आएगा। चौथी बात, मृदा को ऊपर नीचे करना। ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका छठा, उसमें भूमि की तैयारी
किसी भी फसल को बोने से पहले किसान को भूमि की तैयारी करनी चाहिए। पौधरोपण से पहले हम लोगों को भूमि को तैयार करना पड़ता है, और भूमि को तैयार करने के लिए ये भी है कि भूमि की जो मृदा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई पपड़ी जमी हुई है उसके ऊपर, या वह मिट्टी पोली नहीं है, या वो मिट्टी भुरभुरी नहीं है, तो हम हेल या हैरो चलाकर इसकी मिट्टी को ऊपर से नीचे करते हैं, बाद में पाटा लगाकर समतल करते हैं। ये समतलीकरण मैंने कहीं लिखा था, ये पाटा लगाना, पाटा लगा के वापस को समतल करते हैं। तो मिट्टी में मृदा को ऊपर नीचे करते हैं, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से मिट्टी में मिक्स्ड हो जाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं। कीट पतंगों को नष्ट करना। कीट पतंगों को नष्ट यूं करते हैं कि जैसे आप मिट्टी में हल चलाया या मिट्टी में आपने हैरो चलाया, कल्टीवेशन किया, है ना, मिट्टी के अंदर जो छुपे हुए थे कीड़े मकोड़े वो बाहर आ गए, फिर उसके शत्रु थे उन्होंने उसको खा लिया, पक्षियों ने खाया, चिड़ियाओं ने खाया, कौओं ने खाया, किसी ने खाया। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर दबे हुए जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग थे उसको भूपरिष्करण करने से उससे निजात मिलती है हमारे को। कीट पतंगों को नष्ट करना। उसके बाद जैव क्रियाएं आसान करना। ये कैसे होगा? यदि हम प्राथमिक भूपरिष्करण या द्वितीयक भूपरिष्करण करते हैं, जुताई करते हैं, हल चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, भूमि को समतल करते हैं, ढेले तोड़ते हैं, तो जो मिट्टी के अंदर जीवाणु हैं उनकी जैविक क्रियाएं सुगमता से होगी। वातन बढ़ जाएगा, वपन बढ़ जाएगा, वपन क्रियाएं हो जाएगी, उससे वातन बढ़ जाएगा, और इससे उनका जो भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के या फास्फोरस यौगिकीकरण के या अन्य प्रकार के या ह्यूमस निर्माण करने वाले, वे आसानी से कार्य करेंगे। नेक्स्ट, मृदा में सूर्य का प्रकाश पहुंचना। अब आपने देखा है कि मृदा की ऊपरी सतह पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, लेकिन यदि आपने भूपरिष्करण किया है तो मृदा की जो अब सतह है, पृष्ठीय सतह से नीचे वाली सतह है, वहां की मिट्टी ऊपर आ गई, या आपने पोली कर दी या भुरभुरी कर दी, तो बीच में जगह बन गई सॉरी, तो सूर्य की किरणें निचले स्तरों पर, मृदा के निचले स्तरों पर जाएगी और वहां पाए जाने वाले जीवाणु, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, उनसे बेनिफिट होगा। 8वीं बात, भू आकृति तैयार करना। मैंने आपको बताया कि यहां पे जो विशेष रूप से रेगिस्तान है, यहां मिट्टी बंटी हुई है, किसमें? धोरों में और सैंड ड्यून्स जिसको हम बोल रहे हैं उसमें है। उस मिट्टी को हम समतलीकरण करते हैं। ऐसा समतलीकरण भी नहीं करना है कि जो आपने मिट्टी के पोषक तत्व हैं उसको दबा दिया। हम इस स्तर से तैयारी करें कि मृदा की जो उपजाऊ परत है वो बनी रहे। जैसे आपने मिट्टी का खोदा और वो जो मिट्टी आपने ऊपर वाली करी है वो एक तरफ हुई है, बीच में आपको यदि समतलीकरण के लिए नई मिट्टी लानी है दूसरी, तो वह डाल के उसके ऊपर वापस वही मिट्टी डालिए। तो इस तरह से आप भू आकृति भी तैयार कर सकते हैं, खेत को एक विशेष शेप दे सकते हैं, मेड़े बना करके, तारबंदी करके, क्यारी बना करके एक विशेष प्रकार की आकृति है उसको हम बना सकते हैं। इससे भू आकृति, इसके अलावा अन्य उद्देश्य जो है वो भी मैं एक एक करके आपको बताता हूं। अन्य उद्देश्यों में क्या होता है कि
अन्य उद्देश्य है वपन का, वातन का, ह्यूमस, बनाने का, ये अन्य उद्देश्य हैं इसके। और अधिक उपज इससे आएगी आपको, उपजाऊपन का, मृदा की उपजाऊपन का। ये सारी क्रियाएं करने से मृदा का उपजाऊपन बढ़ेगा, उर्वरकता बढ़ेगी, और मृदा की उपजाऊपन उर्वरकता बढ़ेगी तो उत्पादकता प्रभावित होगी, उत्पादकता अधिक आएगी। ये छोटे मोटे उद्देश्य मैंने आपको बताए। कृषि क्रियाओं यानी कि मृदा की भौतिक दशाओं में बदलाव, उसकी मात्रा, उसका प्रकार, और कृषि क्रियाओं में किस प्रकार से हम थोड़ा बहुत इस प्रकार से सुधार करें कि मृदा की उत्पादकता वगैरह बढ़ जाए। मैंने अभी आपको बताया कि पहले वैसे किसान इन चीज़ों से वाकिफ था, ये सारी क्रियाएं पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। किसान ये सारी क्रियाएं करता था, ये जुताई करता था, हल चलाता था, हैरो चलाता था। लेकिन अब हम इसको नए रूप में, आधुनिक रूप में, जो हमारी परंपरागत तरीके हैं खेती के, उससे हट करके इसमें थोड़ा हमने चेंज किया है। मैंने आपको बताया 1731 में पहली बार भू परिष्करण को वैज्ञानिक आधार दिया गया। भू परिष्करण को वैज्ञानिक आधार दिया गया। पहले किसान ये मानता था कि ये तो क्रियाएं हैं जो मुझे करनी है, बट लेटर सूनर इन दी 1731 it became the scientific basis for a farmer, for a cultivator to adopt land reforms, primary as well as secondary. जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के लैंड रिफॉर्म हैं, इन दोनों प्रकार के लैंड रिफॉर्म को समायोजित करके, आपस में एडजस्ट करके, हम आधुनिक भू परिष्करण को लाते हैं साथ में। टिकाऊ खेती के लिए किया जाने वाला परंपरागत भू परिष्करण कई कारणों से लाभदायक नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, आधुनिक भू परिष्करण को अपनाना चाहते हैं। तो पहले उन कारणों का भी हम एक एक करके पता कर लें कि वो कारण क्या है। टिकाऊ भू परिष्करण, टिकाऊ भू परिष्करण के लिए हमारे को परंपरागत तरीके से होने वाली भू परिष्करण है, उससे थोड़ा हट करके आधुनिक तरीके से होने वाले भू परिष्करण की ओर देखना पड़ेगा। क्या है? यदि हम जुताई करते हैं, इसके बारे में हमारे को इसका वैज्ञानिक आधार ध्यान में नहीं है, जुताई कितनी गहरी करनी चाहिए, तो हम मृदा और अवमृदा दोनों के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हम भूमि को समतल कर रहे हैं, तो भूमि को समतल करने से क्या होता है कि भूमि की ऊपरी परत जो है वो मानी जाती है उर्वरक। हम यदि ऊपरी परत, जैसे कहीं गड्ढा है, कहीं धोरा है जिसको बोलते हैं आप, सैंड ड्यून है, टीला है, टीबा है, उसकी मिट्टी उसके ऊपर लाते हैं तो उसकी जो मृदा की ऊपरी परत थी वो आपने कवर कर दी, किससे? उस टीबे वाली मिट्टी से। तो वो भू परिष्करण आपके लिए ठीक नहीं हुआ। तो हमारे को ये जो भू परिष्करण करना है, इनमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। और यदि हम इस प्रकार से अधिक कृषि क्रियाएं करते जाएंगे, अधिक कृषि क्रियाओं से मृदा का अपरदन होता है, अधिक कृषि क्रियाओं से
मृदा का अपरदन होता है, तो ये भी हमारे लिए नुकसान है। और पहला नुकसान जो मैंने बताया वो था कि मृदा की ऊपरी तथा अमृदा में सामंजस्य नहीं होना। क्यों हमारे को आधुनिक भू परिष्करण अपनाना है? जो किसान प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण को जान रहा है, उसको हम वैज्ञानिक तरीके से अडॉप्ट करें, साइंटिफिकली उसका यदि हम उपयोग करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए ये समझना कि यदि हम आवश्यकता से अधिक कृषि क्रियाओं को अपना लेंगे तो मृदा का अपरदन आप सुधार रहे हो, ये सुधर नहीं रहा है, इरोजन हो रहा है। और यदि आप भूमि का लेवलिंग कर रहे हैं तो अमृदा जो है ये ऊपरी सतह पर आ जाएगी और ऊपरी उपजाऊ परत जो है वो ढक जाएगी। इसलिए आपको प्राथमिक और द्वितीयक परिष्करण का इस प्रकार से समायोजन करना है कि भूमि वास्तविक सुधार योग्य, वपन योग्य बन जाए, जिससे किसान को उसकी उर्वरकता, किसान की भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। ठीक है भाई। और तीसरी बात, यदि हम अधिक भू परिष्करण करेंगे तो कार्बनिक पदार्थ भी नष्ट होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए हमारे को ज्यादा गहरी जुताई या जमीन पर ज्यादा गहराई में हल चलाना, हैरो चलाना, कल्टीवेटर चलाना, इनसे बचना है और सावधानी पूर्वक सोच समझ के इसको काम में लेना है। और हम जानते हैं कि भू परिष्करण में श्रम व धन का व्यय होता है, इसलिए ज्यादा माथापौड़ी तब करें, ज्यादा प्रयोग तब करें जब आपको इससे कोई फायदा होने वाला है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि खेत जब आप फसल ले लेते हैं, उसके बाद खेत में आपके बहुत सारी चीजें रह जाती है, कुछ ऐसे अवशेष रह जाते हैं फसल के जिसके ऊपर कई प्रकार के पैथोजेंस पाए जाते हैं। तो खेत की सफाई भी जरूरी है। खेत की सफाई करके उसको जो आपने अवशेष उत्पन्न हुए हैं उसको या तो बरीड कर दीजिए, गाड़ दीजिए जमीन में, या उसको जला दीजिए, पानी वानी डाल दीजिए उसको बाद। तो उसके अंदर जितने भी पैथोजेंस वगैरह हैं एक बार डेवलप हो जाएंगे और आप जब फसल लेंगे उससे पहले वो डेवलप हो करके अपना जीवन चक्र पूरा करके समाप्त हो जाएंगे। यह भी भू परिष्करण का ही एक भाग है। उसके अलावा पेड़ पौधे हैं, कुछ छायादार पौधे हैं या कुछ पौधे हैं जो कहीं आपको दिक्कत पैदा कर रहे हैं, उनकी भी कटाई छटाई, ट्रिमिंग वगैरह भी करनी है, काट छाट भी करनी है, जिससे उसके बाद में उसकी काटाई छटाई करके उससे जो शाखाएं निकलती है, डालियां निकलती है, उसका आप प्रयोग बाड़बंदी में कीजिए, हेज लगाने में कीजिए, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। मेड़बंदी हो गई, आपकी बाड़बंदी हो गई और पौधों की ट्रिमिंग भी हो गई। इसका भी हम उपयोग भू परिष्करण में ही लेते हैं। ठीक है भाई। तो भू परिष्करण हम करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, तो इसमें हमारा जैव ईंधन वगैरह भी खर्च होता है। तो आपको सोच समझ के ये सारी चीजें को काम में लाना है और इस प्रकार से जैव क्रियाओं को, इस प्रकार से भूमि सुधार की क्रियाओं को अपनाना है कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, जिस पर्पस के लिए हमने लैंड रिफॉर्म्स को
अपनाया था वो हमारा पर्पस पूरा हो जाए, हमारा श्रम भी उस पर ज़्यादा नहीं लगे, हमारा धन का भी व्यय ज़्यादा नहीं हो, पेट्रोल डीजल भी नहीं ज़्यादा खपत हो, उसकी कार्बनिक पदार्थ भी नष्ट नहीं हो, मृदा का अपरदन भी ना हो। ये सारी बातों को ध्यान में रख करके हम नेक्स्ट टर्न में आपको बताएंगे आधुनिक भू परिष्करण। और इस आधुनिक भू परिष्करण से आप लोग जो है, मैंने बताया क्या है कि प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण का परस्पर इस प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर समायोजन करके मृदा की दशाओं में सुधार करना प्राथमिक भू परिष्करण, आधुनिक भू परिष्करण कहलाता है। और इस आधुनिक भू परिष्करण के अंदर कुछ और आयाम हैं, बिंदु हैं। शून्य भू परिष्करण क्या है ना, और स्वच्छ भू परिष्करण क्या है, ये हैं। और उसके बाद मैं लास्ट में एक टर्न में आपको ये भी बताऊंगा कि भू परिष्करण में कौन कौन से यंत्र काम में आते हैं। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव स्टडीड एंड यू हैव लिसन्ड फ्रॉम मी। काइंडली गो थ्रू in your book and get it, be prepared. That's all about today. Have a nice day.